सोम आम्रपाली को अपनी बातों में एक बार फिर उलझाने की कोशिश कर रहा था। आम्रपाली को कभी उसकी बातें सही लगती तो कभी गलत। आम्रपाली के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अभी भी निर्णय नहीं ले पा रही है। ये देखकर सोम ने कुछ विचार करके आगे कहा, आम्रपाली, हम बस आपको समझाना चाहते हैं कि इस महल में जैसा सब कुछ दिखता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार विवाह होने के पश्चात कौन कब बदल जाए कोई नहीं जानता। सोम, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? आम्रपाली ने व्याकुल होते हुए कहा। सोम ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, कहना तो नहीं चाहिए, परंतु हम जो कह रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। जब आपने मगध के लोगों के प्राण बचाए, तब राजमाता ने उपहार स्वरूप आपका विवाह सम्राट से करने की घोषणा की। उससे पहले तो उन्होंने आपको अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। वो तो बस प्रजा की नजर में महान बनने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। सोम की बातें सुनकर वो सच में सोच में पड़ गई थी। उसे महल से बाहर निकालते वक्त और वापस महल में लाते वक्त राजमाता ने उसे क्या क्या कहा था। आम्रपाली को सारी बातें याद आ गई थी। उसने सम्राट की बातों पर भी ध्यान दिया। वैशाली में मिलने से लेकर मगध आने तक सम्राट ने क्या क्या किया और कैसे उसके साथ व्यवहार किया, ये सब कुछ सोचकर आम्रपाली के चेहरे के भाव उलझने लगे। इस दौरान सोम उसे सम्राट और राजमाता के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुका था, लेकिन आम्रपाली को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंत में सोम कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही आम्रपाली ने उसे रोक दिया। बस करो अब सोम। सोम कहते कहते एकदम से रुक गया। आम्रपाली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, तुम्हारा दृष्टिकोण हम समझते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी माँ के साथ हुआ और तुमने यहाँ आकर जो भी कुछ देखा, उसके अनुसार तुम्हारा कहना सर्वथा उचित है। लेकिन हम जानते हैं कि सम्राट ने कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहा और ना कभी स्वार्थ पूरा करने की कोई कोशिश की। आम्रपाली सम्राट का पक्ष ले रही थी। ये सुनकर सोम अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा था। आम्रपाली ने अपनी बात को जारी रखा और सम्राट के चेहरे को अपने मन की आंखों से देखते हुए आगे कहा, हमें उनसे मिले कितना वक्त हो चुका है। यहाँ तक कि हम उनके साथ जंगल में अकेले एक झोपड़ी में भी रहे। उन्हें हमारे करीब आने के कई मौके मिले थे, लेकिन कभी भी उन्होंने हमें स्पर्श नहीं किया। यदि सम्राट के मन में जरा सा भी खोट होता तो इस बीच हम अवश्य ही समझ जाते। लेकिन आम्रपाली, आप समझ नहीं रही हैं। सोम ने आम्रपाली से कुछ कहना चाहा, लेकिन इस बार आम्रपाली ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद कहा, नहीं सोम नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। हम यही तो कहना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारी माँ के साथ जो भी कुछ हुआ हो, उस वक्त सम्राट ऐसे नहीं रहे होंगे, लेकिन अब सम्राट अच्छे हैं। और वैसे भी इससे पहले भी हमने सम्राट पर संदेह करके बहुत बार गलतियां की हैं। अब हम फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहते। इतना कहकर आम्रपाली ने सोम से अपनी नजरें फेर ली। सोम भी इस बार निशब्द हो गया था। वो समझ गया था आम्रपाली को इस बार सम्राट के खिलाफ भड़काना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आम्रपाली ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, लेकिन सोम तुम निश्चिंत रहो। हमने तुमसे वादा किया है तो हम उस वादे को अवश्य पूरा करेंगे। सम्राट तुम्हें अपना पुत्र अवश्य स्वीकार करेंगे। सोम आम्रपाली से आगे कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि अगले ही पल आम्रपाली को कुछ याद आया और वो माथे पर शिकन की लकीरें लाते हुए कहती है, वैसे सोम, राजकुमारी मुकुंदा कहाँ है? हम जब से बीमार पड़े हैं उनकी कोई खबर ही नहीं। वो हमें देखने भी नहीं आई। आम्रपाली के मुख से राजकुमारी का नाम सुनकर सोम सकपका गया। उसने मन ही मन कहा, अरे ये क्या, हमने तो राजकुमारी को बंदी बना रखा है। लेकिन इस बारे में सोचा ही नहीं था कि आम्रपाली को क्या जवाब देंगे। सोम अब खामोश था। आम्रपाली को कुछ ठीक नहीं लगा और वो सोम की आंखों में झांकते हुए कहती है, क्या हुआ सोम, सब ठीक तो है ना? कहाँ है राजकुमारी? सोम ने सोच समझकर जवाब दिया, राजकुमारी मुकुंदा अपने राज्य वापस लौट गई हैं। सोम ने एक बार फिर आम्रपाली से झूठ कहा, लेकिन ये सुनकर आम्रपाली अचंभित थी। उसने कहा, अपने राज्य वापस लौट गई, लेकिन कब और क्यों? हमसे बिना मिले ही वो चली गई। सोम को अब जवाब मिल चुका था। उसने पूरे विश्वास के साथ सफेद झूठ कहा, हाँ, वो उनके पिता अंग के राजा का संदेश आया था। जब से उन्होंने मगध की बीमारी के बारे में सुना था, वो काफी डर गए थे। उन्होंने तत्काल राजकुमारी को वापस आने का आदेश दिया था और वो आपसे मिलने गई थी, लेकिन उस रात आप बेहोश हो गई थी, इसलिए वो चली गई। ये बोलकर सोम ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसने इतने सारे झूठ कह दिए कि उसकी सफाई देते देते उसकी सारी उम्र बीत जाएगी अब।
आम्रपाली को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आम्रपाली को संदेह ना हो जाए इसलिए सोम ने आम्रपाली का ध्यान भटका दिया और कहा, जैसे आम्रपाली, आपने सम्राट से हमारे लिए कहा, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, लेकिन सम्राट हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे आम्रपाली। सोम की बात पर आम्रपाली का ध्यान राजकुमारी से हट गया और उसे ध्यान आया कि सम्राट उससे नाराज हो गए हैं। और फिर उसने सोम से कहा, निश्चिंत रहो सोम, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, तुम यहीं रुको, हम बस अभी आए। इसके बाद आम्रपाली अपने कक्ष से बाहर निकल गई। उसके मन मस्तिष्क में सम्राट बसे थे। वो सम्राट के पास जा रही थी और इस स्थिति में वो अपना श्रृंगार करना भी भूल गई थी और साधारण से वस्त्र पहनकर निकल पड़ी। चलते चलते आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान थी। वो खुद से बातें करते हुए चले जा रही थी। सम्राट, हम जब जब आपसे नाराज हुए आपने हमें मनाया है। आज आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हम भी आपको मना लेंगे और आपको मानना ही होगा। यदि आप जिद्दी हैं तो हम भी आम्रपाली हैं। हमारा ये रूप आप देख लीजिए कि जब कुछ ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं। इधर आम्रपाली पहली बार सम्राट को मनाने निकली थी तो वहीं सम्राट अंतेनाग के पास थे। दोनों ही महल के पश्चिमी भाग में बने शास्त्रागार में खड़े थे। सम्राट ने अंतेनाग से पूछा, अंतेनाग, तुम शास्त्रागार में क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें सोम पर नजर रखने के लिए कहा था ना? तो अंतेनाग ने क्षमा मांगते हुए सम्राट से कहा, क्षमा कीजिएगा सम्राट, वो आज सुबह जब देवी आम्रपाली के कक्ष की तरफ जा रहा था हम उसके पीछे ही थे, लेकिन तभी त्रिलोक सिंह हमें रास्ते में मिल गया और उन्होंने हमें राजमाता के पास भेज दिया और राजमाता ने हमें शास्त्रागार भेज दिया। इसके बावजूद भी हमने आपके एक सैनिक को उसके पीछे भेजा, लेकिन सोम ने उसे बड़ी ही आसानी से चकमा दे दिया। अंतेनाग की बात सुनकर सम्राट ने कहा, सोम ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। हमें जल्द से जल्द उसके मकसद का पता करना होगा, अन्यथा वो आम्रपाली का सहारा लेकर कुछ भी कर सकता है। हाँ, आम्रपाली निश्चल हृदय की है। वो सोम को हृदय से अपना मित्र मानती है और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि वो सोम के षड्यंत्र का मोहरा बने। अंतेनाग ने जवाब दिया, सम्राट, हमने अपने कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया है। यदि वो उन्हें चकमा दे भी देता है तो विशाखा कल सुबह ही वापस आने वाली है और वो विशाखा को चकमा नहीं दे पाएगा। सम्राट और अंतेनाग बात कर ही रहे थे कि वहीं पीछे राजमाता ने उनकी बातें सुन ली थी। वो सम्राट के पास आई और कहती हैं, पुत्र, तुम उसी सोम की बात कर रहे हो ना जो आम्रपाली के साथ आया था? सम्राट राजमाता को सोम के बारे में और जो भी कुछ हुआ था उन सब के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन राजमाता के सवाल पर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। राजमाता के साथ मुख्यमंत्री वसुदेव भी थे तो उन्होंने सवाल किया, फिर सम्राट, आप सोम के पीछे अंतेनाग को क्यों भेज रहे हैं? सम्राट शांत खड़े थे क्योंकि वो राजमाता से झूठ नहीं बोल पाते थे। उनकी चुप्पी देखकर राजमाता समझ गई। उन्होंने सख्ती के साथ पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ है? तब सम्राट ने ना चाहते हुए भी जवाब दिया, बड़ी माँ, सोम मातंगी का पुत्र है। जैसे ही राजमाता ने मातंगी का नाम सुना उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मातंगी? वही ना जो वर्षों पूर्व तुमसे। राजमाता ने बस इतना ही कहा था और सम्राट ने अपनी आंखों से उन्हें जवाब दे दिया। ये देखकर राजमाता ने तुरंत कहा, तो तुम करना क्या चाहते हो? सम्राट ने राजमाता को सारी बात ना बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि उस पर नजर रख रहे हैं कि कहीं वो किसी मकसद से ना आया हो। राजमाता सम्राट की बात से राजी थी, लेकिन उनके दिमाग में अब हलचल मच चुकी थी। एक तरफ सम्राट सोम के बारे में पता लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वर्षकार सम्राट को ढूंढते हुए महल के चारों तरफ घूम चुका था, लेकिन सम्राट से वो अब तक नहीं मिल पाया था। वो मायूस होकर सम्राट के सभागार के बाहर आकर खड़ा हो गया और वहां खड़े एक सैनिक से पूछता है, सम्राट कहाँ मिलेंगे? तो सैनिक ने जवाब दिया, इन दिनों सम्राट आम प्रजा की सुनवाई सिर्फ सभा में करते हैं, इसलिए अब आपको शाम की सभा की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनकर वर्षकार हताश हो गया। अगले ही पल उसने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उस सैनिक से पूछा, अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि सोम कहाँ मिलेगा? सोम का नाम सुनकर वो सैनिक कुछ देर के लिए सोचने लगा और फिर उसने कहा, महाशय, आप उस सोम की बात कर रहे हैं क्या जो वैशाली से देवी आम्रपाली के साथ आए हैं? तो वर्षकार ने तुरंत कहा, हाँ वही, वो कहाँ मिलेगा? तो सैनिक ने कहा, क्षमा कीजिएगा परंतु हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वर्षकार के कान में संदेहास्पद आवाज पड़ी, आप कौन हैं और सोम को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या काम है आपको उनसे? इस आवाज को सुनकर वर्षकार घबरा गया
उसने धीरे से कहा, ये कौन है? यदि इसने हमें पहचान लिया तो? उसने जब धीरे से पीछे पलटकर देखा तो वहां आम्रपाली खड़ी थी, जिसके चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान थी और बिना श्रृंगार किए वो काफी सुंदर लग रही थी। उसे वर्षकार नहीं पहचानता था, लेकिन उसकी सुंदरता और सादगी देखकर वो भी उससे प्रभावित हो गया। लेकिन फिर उसने कहा, वो हमें बस उससे काम था, इसलिए हम सम्राट से मिलने आए थे। लेकिन किसी ने कहा कि सोम भी वो काम कर सकता है, बस इसलिए हम उसे पूछ रहे थे। आम्रपाली ने उलझन में पूछा, कौन सा काम? आप हमें बता दीजिए, शायद हम आपकी सहायता कर सके। वर्षकार ने झूठ तो कह दिया था, लेकिन काम क्या बताए इस बात से वो उलझन में आ गया था। उसने कहा, वो पुरुषों की समस्या है, तुम्हें बताना उचित नहीं लगता। आम्रपाली ने फिर ज्यादा सवाल नहीं किए और आदर भाव से कहा, हम भी सम्राट के पास ही जा रहे थे। यदि आपकी समस्या इतनी बड़ी है कि आप हमें नहीं बता सकते तो आप हमारे साथ चलिए। वर्षकार आम्रपाली के व्यवहार से काफी खुश था। उसमें एक अपनापन सा झलक रहा था, इसलिए वर्षकार ने उसके साथ जाना उचित समझा और आम्रपाली के पीछे पीछे जाने लगा। वो लोग गलियारे से गुजर रहे थे, तभी वहां से करीब 3 कदम की दूरी पर महल के प्रांगण में खड़े त्रिलोक सिंह की नजर उन दोनों पर पड़ी। आम्रपाली को देखकर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके पीछे चल रहे वही सफेद चादर ओढ़े आदमी को देखकर त्रिलोक सिंह को संदेह हुआ और वो खुद से कहता है, ये तो वही है जो काफी देर पहले हमें मिला था, लेकिन ये आम्रपाली के साथ कहाँ जा रहा है और ये आम्रपाली के साथ क्यों है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, अन्यथा ये आदमी हमें अपने आने का कारण बिना बताए चुपचाप नहीं जाता। इसके बाद त्रिलोक सिंह तेजी से चलते हुए उनके पीछे जाने लगा। इधर सम्राट, राजमाता और मुख्यमंत्री वसुदेव साथ साथ शास्त्रागार के बाहर आ रहे थे। राजमाता ने सम्राट को कहा, पुत्र, मातंगी के बारे में तुम सब जानते हो। वो तो अब नहीं रही, लेकिन अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेज दिया है, इसलिए इससे पहले वो कुछ कर बैठे तुम्हें उसे बंदी बना लेना चाहिए। नहीं बड़ी माँ, जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। सम्राट ये बोलकर राजमाता के साथ आगे बढ़ गए। तभी आम्रपाली वर्षकार को लेकर उनके करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन सम्राट और राजमाता को एक साथ देखकर वो दूर ही रुक गई। वर्षकार ने जब सम्राट को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे सम्राट के साथ बिताए हुए वो सब पल याद आने लगे जब वो दोनों मित्र थे। लेकिन आम्रपाली को वहीं रुकते हुए देखकर उसने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? तो आम्रपाली ने कहा, कुछ नहीं, सम्राट हमसे नाराज हैं। सम्राट की नाराजगी यदि तुम्हें खत्म करनी है तो तुम हमसे ही कुछ पूछ लो। वर्षकार सम्राट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो भावनाओं में बहकर आम्रपाली से ये बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उसके पीछे आ रहे त्रिलोक सिंह पर पड़ गई। त्रिलोक सिंह उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे देखकर वर्षकार सामने खड़े सम्राट की तरफ देखकर कहता है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमें अभी सम्राट के पास ले चलिए। वर्षकार की हड़बड़ाहट देखकर आम्रपाली को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, अरे आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? क्या हुआ? वर्षकार आम्रपाली को सच नहीं बता सकता था, क्योंकि अभी उसके बारे में वो नहीं जानता था और ना ही उस पर भरोसा कर सकता था। लेकिन त्रिलोक सिंह उसके करीब आ चुका था। वर्षकार ने सामने खड़े सम्राट की तरफ देखते हुए खुद से कहा, यदि हम अभी सम्राट के पास गए तो त्रिलोक सिंह हमें कुछ कहने का अवसर ही नहीं देगा। पिछली बार की तरह इस बार भी हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर उसने आम्रपाली के सवाल का जवाब देने की बजाय उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें सम्राट के पास लेकर आई, लेकिन हम आपके सवाल के जवाब बाद में देंगे। इतना कहकर वर्षकार तुरंत अपना चेहरा छुपाकर वहीं से गुजर रहे दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। लेकिन त्रिलोक सिंह ने उसे देख लिया था, इसलिए वो भी आम्रपाली के पास जाने की बजाय वर्षकार की तरफ बढ़ गया। क्या वर्षकार फिर से पकड़ा जाएगा? क्या आम्रपाली सम्राट को मना पाएगी?